Hello and Jai Hind students. Welcome back to your own channel, Sir Tarun Bani. Yes, my dear rock stars. हाँ, रॉक स्टार ह्यूमैनिटीज के लिए ये चैनल है. आपने रिक्वेस्ट किया गांधीयन नेशनलिज्म. हाँ, तो आपकी रिक्वेस्ट पर ये आ रहा है गांधीयन नेशनलिज्म. तो ये चैप्टर मेजर मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग 1916 टू 1922 तक है. हाँ, गांधी जी ने 1915 में इंडिया आए. गांधी जी को इंडिया बुलाने वालों में सबसे मेन नाम जो है वो है गोपाल कृष्ण गोखले जी. क्या आप जानते हैं गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही कहा जाता है. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए भी तो वहां पर भी उनको जब गाइडेंस चाहिए थी तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी से सजेशन लिया. हाँ, उन्हीं से सजेशन लिया. और गांधी जी वहां रुके नहीं. वहां पर ही उन्होंने जिस बिजनेस कम्युनिटी के लिए, जिस बिजनेस मैन के लिए वहां वो गए थे, वहां उन्होंने सफलता हासिल की. बात कर रहे हैं अब कि गांधी जी इंडिया आ गए 1915 में, और इंडिया में आकर के उन्होंने वही सेम ब्रिटिश रूल देखा इंडिया में, और ये तय किया कि हम पहले समझेंगे कि द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि यहां पे भी वही सेम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, वही काले गोरे का अंतर और ब्रिटिश द्वारा इंडियंस पर किया गया अत्याचार. गांधी जी ने भारत भर के अलग अलग शहरों में भ्रमण किया, यहां के लोगों की हालत देखी, पावर्टी देखी, और गांधी जी ने धीरे धीरे नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया. तो गांधी जी का पहला मूवमेंट जो रहा, जो सत्याग्रह मूवमेंट रहा, वो रहा चंपारण मूवमेंट. हाँ, चंपारण में, बिहार में एक छोटा सा प्लेस है चंपारण, वहां के किसानों की सपोर्ट में गांधी जी ने शुरू किया चंपारण मूवमेंट. उसके बाद 1917 में गांधी जी ने खेड़ा, जो कि गुजरात में एक छोटा सा टाउन है, वहां के फार्मर्स के सपोर्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया, खेड़ा मूवमेंट. और 1918 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मूवमेंट, जिसमें कॉटन मिल वर्कर्स के पक्ष में गांधी जी ने सत्याग्रह किया. तो ये छोटे छोटे मूवमेंट्स थे जो गांधी जी ने किए. अब आ रही है एक बड़े मूवमेंट की बारी, जिसके बारे में आपको आज समझना है. तो 1918 वर्ल्ड वॉर 1 खत्म. ठीक है, बड़ा इंसिडेंट है. 1918 से पहले अंग्रेजों ने हमसे मदद मांगी, इंडियंस से मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए, और वर्ल्ड वॉर के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे. हां, अंग्रेजों ने हमारे साथ चालाकी चली, हमसे झूठ बोला, हमें फॉल्स प्रोमिसेस की कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे इंडिया को और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज बनाने की अनुमति देंगे. वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, अंग्रेज जीत भी गए. हमारी सेनाओं की वजह से, इंडियन सिपॉइज की मदद से उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी जीती भी. और जीत में क्या मिला? रॉलेट एक्ट. हाँ, यही हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है, रॉलेट एक्ट. क्या है रॉलेट एक्ट, क्यों बनाया गया रॉलेट एक्ट, आइए समझते हैं. तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को प्रॉमिस किया था वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम उन्हें मदद करेंगे, एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाने में मदद करेंगे, मतलब ज्यादा फ्रीडम देंगे हम इंडियंस को. ठीक है, यहां तक तो बात सही है, हमने सपोर्ट भी किया. 1917 में ब्रिटिश ने एक कमिटी बनाई, नाम था रॉलेट कमिटी. हां, रॉलेट कमिटी के हेड थे जस्टिस सिडनी रॉलेट. हां, ये एक न्यायाधीश थे जिन्होंने इंडिया में बढ़ते हुए नेशनलिज्म को रोकने के लिए एक कमिटी में प्रपोजल दिया, और प्रपोजल था रॉलेट एक्ट. वर्ल्ड वॉर 1 खत्म. ब्रिटिशर्स जैसे हमेशा धोखा देने की आदत है, चीटिंग करने की आदत है, वही किया उन्होंने. 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब हमने उनसे डिमांड करना शुरू किया, जब हमने प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू किए कि भाई आपने जो वचन दिया था, हाँ, आपने जो वचन दिया था कि वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाने में मदद करेंगे, क्या हुआ उसका? तो इस बढ़ते हुए देश प्रेम को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लगा दिया. मतलब देना तो दूर, हमारी आजादी भी छीन ली अंग्रेजों ने. ये रॉलेट एक्ट सर सिडनी
रॉलेट। अब 1919 आ गया, एक्ट पास हो गया, और इस एक्ट में था क्या? इस एक्ट में ब्रिटिशर्स के पास पावर्स थे, वो किसी भी इंडिविजुअल्स को अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी ट्रायल के लिए, उन्हें जेल में रख सकते थे इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब उसको बेवजह मारेंगे, पीटेंगे, अत्याचार करेंगे। सोचिए, हमारे राइट छीन लिए गए। हमारा राइट है, पता है कि नहीं? आपको एक राइट बता दूं, आज हमारे पास एक राइट है, और राइट ये है कि अगर आपको कोई पुलिस ले जाती है तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसे हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। यहां पर वो राइट देखिए नहीं है, तो आपको मारा पीटा जाएगा। तो एक तरह से अंग्रेजों के पास पावर आ गया कि वो किसी भी इंडियंस को ट्राई कर सकते हैं, उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? अत्याचार कर सकते हैं। और एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया गया, अगर कोई पॉलिटिकल केस आया, मतलब कोई ऐसा केस आया जिसमें ब्रिटिशर्स को लगा कि ये उनकी चुनौती बन रही है उनके लिए, तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया और रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। मतलब ये कोर्ट स्पेशल फैसला दे सकती है। तो ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटिश पुलिस को और एम्पावर कर दिया गया इंडियन को क्रश करने के लिए, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को क्रश करने के लिए। अंग्रेजों ने सिवियर पनिशमेंट्स भी रखी, रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए इंडियन प्रेस पर भी। हमें हमारी न्यूज़पेपर में लिखने से रोक दिया गया, हम कुछ भी नहीं लिख सकते थे जो ब्रिटिश के खिलाफ हो। ब्रिटिशर्स ने इसके लिए क्या 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 प्रोमिसेस की, क्या मतलब कहा कि ये एक्ट बहुत जरूरी है देश में शांति लाने के लिए, क्योंकि देश में नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। देखा कितने चालाक थे ब्रिटिशर्स। तो इंडिया में सिविल लिबर्टीज क्रश कर दी गई। एक तरह से कहे, ब्रिटिशर्स ने हमें एक तरह से सप्रेस किया, हमारे राइट्स को कुचल दिया। क्या था मेन टर्म्स? आइए फिर से देखते हैं। रॉलेट एक्ट में अरेस्ट विदाउट ट्रायल बता ही दिया, किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट किया जा सकता है, उसके खिलाफ कोई भी शक हो, सिर्फ क्या, सिर्फ शक हो कि ये इंडिविजुअल कहीं इन्वॉल्व है अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसको जेल कर देंगे। और उसके पास, इस इंडिविजुअल के पास यह भी राइट नहीं है कि वो जेल से बाहर आ पाए जब तक वह खुद ना चाहे। और क्या किया? सेंसरशिप लगाई, रोक लगाया न्यूज़पेपर पे, और जितने भी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा होने वाले थे उन सबको सप्रेस किया गया विथ हैवी हैंड्स। और क्या गया? पब्लिक मीटिंग्स करने की परमिशन छीन ली गई हमसे। तो हमारा राइट टू असेंबल पीसफुली, यह हमारा अधिकार है, यह हमारा राइट है, यह भी छीन लिया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने एक मास एजिटेशन शुरू किया। मेन पर्पस था कि इंडियंस को एकजुट करना, इंडियंस को बताना कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है। और क्या ऑब्जेक्टिव था? तो इस ड्रैकोनियन नेचर ऑफ द लॉ को, मतलब कहते हैं ना, एक बगावती कानून को क्या करना, के खिलाफ खड़ा होना। इसका रॉलेट का इफेक्ट यह पड़ा कि देश में जगह जगह पर लोगों ने क्या किया? आंदोलन किया। आप देखिए, लोग लंबे लंबे जगहों पे अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चे निकाले, हां जुलूस निकाले, पर सब कुछ पीसफुल था। हां, कहीं पर भी किसी भी तरह का मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। गांधी जी ने हड़ताल बुलाई, एक नेशनल स्ट्राइक बुलाई 6 अप्रैल 1919। हजारों लोग इकट्ठा हुए, हजारों लोग इकट्ठा हुए हड़ताल के लिए, और पीसफुल था, सब कुछ पीसफुल था। कुछ जगहों पे, छुटपुट जगहों पे थोड़ा वायलेंट हुआ, क्योंकि जब अंग्रेजों ने उन पर अत्याचार शुरू किया तो ये लोग थोड़े वायलेंट हो गए। अब इसी इंसिडेंट से, हां, इसी 1919 के इंसिडेंट, रॉलेट इंसिडेंट से एक बड़ा मेजर मैसेकर है जुड़ा, जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग। हां, जलियांवाला बाग। अब आप कहेंगे जलियांवाला क्या है? जलियांवाला एक प्लेस का नाम, एक छोटे से बाग, बगीचे का नाम है। हाँ, ये एक बहुत छोटा सा बगीचा है, पंजाब में अमृतसर नाम का शहर है, वहां पर है गोल्डन टेम्पल। हाँ, आप भी गए होंगे गोल्डन टेम्पल। तो वहां गोल्डन टेम्पल के ठीक पास में ही, वॉकिंग डिस्टेंस है, के पास में एक नैरो एंट्रेंस है और एक पार्क है जो 3 साइडेड से एनक्लोज्ड है। एक बड़ा सा बगीचा है। हाँ, इसी को कहते हैं जलियांवाला बाग। तो 10 अप्रैल को, डेट ध्यान दीजिएगा, 10 अप्रैल को
कांग्रेस के दो बड़े लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। हाँ, ये कांग्रेस वर्कर्स थे। और 13 अप्रैल 1919, दिन याद कर लीजिए, अप्रैल की 13 तारीख, 13 वैसे भी अपशगुन माना जाता है ना, अप्रैल की 13 तारीख है। हाँ, 13 तारीख है, 1919 चल रहा है ईयर। और इस दिन जनरल डायर, जो कि कमांडर है अमृतसर का, उसने इस गार्डन के वो सिंगल एंट्रेंस, बहुत नैरो सा एंट्रेंस है, उस सिंगल एंट्रेंस में अपनी पूरी ट्रूप ले आया और इस जलियांवाला बाग में, जहां पर पीसफुल लार्ज क्राउड था, हाँ, ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। इनको जलियांवाला बाग में गोलियों से भून दिया गया। हाँ हाँ, सही शब्द सुन रहे हैं, गोलियां तब तक चलती रही जब तक गन से आमिनेशंस खत्म नहीं हो गए। जनरल डायर ने बिना वार्निंग दिए वहां खड़े हजारों लोगों को, यस, ऐसी घटना हिस्ट्री में रेयर है, वन ऑफ द रेयरेस्ट इंसिडेंट है ये हिस्ट्री का। और 1000 से ज्यादा लोग वहीं ऑन द स्पॉट मर गए। जनरल डायर, हाँ, जनरल डायर ने ऑर्डर के बाद हजारों लोगों को मार दिया और उसके बाद और कई हजार घायल हो गए, क्योंकि उस बाग से कहीं भागने का कोई रास्ता नहीं था, वही एक सिंगल सा एंट्रेंस था और दीवार चारों तरफ ऊंची ऊंची थी। आज भी अगर आप जाएंगे, कभी जाएं अमृतसर और गोल्डन टेम्पल जाएं, तो जलियांवाला बाग जरूर जाइएगा। आज भी दीवारों पे गोलियों के निशान हैं। और अब वहां पर गवर्नमेंट ने, हाँ, वहां पे गवर्नमेंट ने एक मेमोयर बना दिया है ताकि हम कभी इस इंसिडेंट को भूल ना पाए। ये इंसिडेंट इतना शॉकिंग था पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, जिससे पता चलता है कि ब्रिटिश कितने क्रूएल थे, ब्रिटिश के इनह्यूमन नेचर का पता चलता है। और जनरल डायर से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, उनके खिलाफ जब कोर्ट में केस चला, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि आई जस्ट वांटेड टू मेक पीपल फियरफुल अबाउट द ब्रिटिश रूल। सोचिए, सिर्फ हमें डराने के लिए 1000 मौतें, ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। जनरल डायर को इंडिया से भेज दिया गया कि जाइए आप लंदन, बस इतना ही अंग्रेजों ने उनके खिलाफ काम किया। बाद में आप जानते हैं कि हमारे इंडियन नागरिक ने, यस, हमारे एक इंडियन नागरिक ने इंग्लैंड जाकर, लंदन में जाकर जनरल डायर को शूट कर दिया। क्या आप जानते हैं उस इंडियन का नाम? हाँ, उस इंडियन का नाम मुझे बताइए जो जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर के, उसके देश में जाकर के शूट करके आया। सोच लीजिए कितनी बड़ी घटना है और इसका कितना रिपल इफेक्ट है। महात्मा गांधी तो शॉक्ड हो गए, उन्हें जो टाइटल मिली थी केसरी हिंद, वो लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को टाइटल मिली थी सर की। हाँ, अंग्रेजों में सबसे बड़ी टाइटल होती है सर, SIR, इसे नाइटहुड बोलते हैं। अंग्रेजों की ये टाइटल भी उन्होंने क्या कर दी, से लौटा दी। तो ये टर्निंग पॉइंट बन गया देश के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बन गया। अब समझ में आ गया कि ब्रिटिश सिर्फ इंडिया को लूटने आए हैं और उन्हें किसी भी तरह से क्या है, इंडिया को बर्बाद ही करना है। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए हैं, वो किसी हद तक जा सकते हैं ऐसा कुछ करने के लिए। और इसके बाद नेशनलिज्म में और कहते हैं ना, आग लग जाएगी। हां, देश प्रेम की आग और बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। नेक्स्ट आते हैं द लॉन्च ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी 1919 के इस इंसिडेंट के बाद अंग्रेजों से एकदम खफा हो जाते हैं। अभी तक तो वो ब्रिटिशर्स की सपोर्ट कर रहे होते हैं, पर 1919 के बाद ऐसा नहीं करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही हमारी इंडियन आर्मी ने, जो कि ब्रिटिश के साथ थी उस समय, जो ब्रिटिश के अंडर में थी, काम कर रही थी, उन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत सारे जंग जिताई, बहुत सारे बैटल जिताए। उनमें से एक प्लेस है ऑटोमन एम्पायर। हाँ, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है टर्की। ध्यान से सुनिएगा, टर्की के जो राजा होते थे, या जो टर्की का जो हेड होता था, वो एक्चुअली खलीफ होता था। सर, ये खलीफ क्या होता है? मुसलमानों के या इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं, उसे कहते हैं खलीफ।
हाँ, ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन एम्पायर को जीत लिया, टर्किश एम्पायर को जीत लिया और वहां के रिलीजियस गुरु को हटा दिया और वहां पर अपना पावर जमा लिया। तो इससे सारे इस्लामिक वर्ल्ड में, सारे मुस्लिम वर्ल्ड में क्या हुआ? अंग्रेजों का विरोध हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अगेंस्ट सारे मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड एकजुट हो गए, क्योंकि उनके धर्मगुरु, जिसको खलीफ कहते हैं, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। तो इस इंसिडेंट को खिलाफत मूवमेंट के नाम से इंडिया में लॉन्च किया गया। अच्छा, ये इंडिया में शुरू नहीं हुआ था मूवमेंट, ये मूवमेंट तो पहले ही वर्ल्ड में शुरू हो चुका था। हाँ, जो अरब कंट्रीज थी, मुस्लिम कंट्रीज थी, उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू कर दिया था। और इस खिलाफत मूवमेंट के इंडिया के जो लीडर्स थे, उनका नाम था अली ब्रदर्स। हाँ, अली ब्रदर्स, जिनको आप देख पा रहे हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जिसको मैंने कहा ना टर्किश एम्पायर का टूटना, हाँ, का बर्बाद होना, इस पे अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। और महात्मा गांधी को लगा कि एक बहुत अच्छा मौका है अंग्रेजों के खिलाफ खड़े मुस्लिम्स को सपोर्ट करना। और इनका एक ही मकसद था, रिस्टोरेशन ऑफ द खिलाफत अथॉरिटी और मुस्लिम्स का विरोध करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करना। और गांधी जी ने इसको, मौके को भुनाने की बहुत अच्छी कोशिश की। गांधी जी को लगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे पहले तक जो मुस्लिम लीग बनाई गई थी पार्टी, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रही थी। ये पहला इंसिडेंट था जब मुस्लिम लीग भी, अर्थात सारे मुसलमान मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। और यहां पर गांधी जी ने एक मौका देखा इंडियन में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। इन्होंने इनके सपोर्ट में ही एक और मूवमेंट लॉन्च किया। हाँ, इनके सपोर्ट में एक मूवमेंट लॉन्च किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहां से एक अगले आंदोलन की, एक गांधी जी का सबसे बड़े मास मूवमेंट की तैयारी है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो सर, खिलाफत मूवमेंट का एंड कैसे हुआ? हाँ, खिलाफत मूवमेंट का एंड 1924 तक आते आते खत्म हो गया। हाँ, खिलाफत मूवमेंट 1924 तक। क्या हुआ? जब खलीफ, जो कि मैंने कहा मुसलमानों के धर्मगुरु होते थे, अंग्रेजों ने उनको रिप्लेस करके वहां पर एक दूसरे व्यक्ति, हाँ, खलीफ मुस्तफा कमाल पाशा, इनको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और इन्होंने वहां पर के खलीफत को, मतलब जो रिलीजियस हेड होता है और पॉलिटिकल हेड होता है, दोनों की पोजीशंस को सेपरेट कर दिया। अर्थात मुसलमानों को लगा कि उनके धर्म गुरु की रक्षा हो गई है, उनको अलग गुरु मिल जाएगा अब, तो उन्होंने इसका विरोध करना बंद कर दिया। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। बात करते हैं गांधी जी का अगला मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट में हुए अत्याचार, जलियांवाला मैसेगर और खिलाफत मूवमेंट, इन तीन कारणों से एक सबसे बड़ा मास मूवमेंट लॉन्च किया। नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिशर्स, हम इंडियंस के कोऑपरेशन से ही इंडिया में रूल कर पा रहे हैं, अगर हमने उनका साथ न दिया, सहयोग न किया, तो अपने आप ब्रिटिशर्स क्या हो जाएंगे? यहां से लौट जाएंगे। और ये गांधी जी सही भी थे। हाँ, गांधी जी सही भी थे, क्योंकि हम ही उनसे सामान खरीद रहे थे, हम ही उनके यहां सर्विस भी दे रहे थे, हम ही उन्हें टैक्स भर रहे थे। तो अगर हम ये सब करना बंद कर दें तो गांधी जी वॉज राइट। बट आइए थोड़ा समझते हैं इस मूवमेंट में क्या हुआ। तो नॉन कोऑपरेशन अर्थात असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने लॉन्च किया। इसका मेन मकसद था कि इंडिया में जितने भी ब्रिटिश लोग काम कर रहे हैं, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस है, उन सब के साथ कोऑपरेट करना बंद। मतलब हम ब्रिटिशर्स के स्कूल नहीं जाएंगे, उनके लॉ कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हाँ, हर तरह से क्या करना? उनका विरोध करना। और तो और फॉरेन गुड्स जला देंगे। और हुआ भी। गांधी जी खुद हाथ से चरखा चला रहे थे। गांधी जी ने हाथ से खादी नाम का कपड़ा बनाया और इसका प्रमोशन किया। लोगों को घर घर में प्रमोट किया गया कि अंग्रेजों का विरोध करना है, अंग्रेजी गुड्स का विरोध करना है और साथ में इंडियंस का प्रमोट करना है। तो खादी बिकेम द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। हाँ, स्वदेशी मूवमेंट साथ में चल पड़ा, क्योंकि बायकॉट एंड स्वदेशी आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। गांधी जी ने यहां तक क्या किया? अपने इंडियंस को यह बताया कि अगर नॉन कोऑपरेशन करना है तो हर तरफ और हर जगह करना है।
इवन अगर हमने कोई ऑफिस होल्ड की है, मान लीजिए मैं कोई रेलवे में काम करता हूं, ब्रिटिश की रेलवे में काम करता हूं, मैं ब्रिटिश के किसी ऑफिस में काम करता हूं, तो मुझे वहां त्याग देना होगा। मैं कोई लॉ कोर्ट में काम करता हूं, मैं वकील हूं अंग्रेजों का, सब, तो ऑल ब्रिटिश पोस्ट एंड ऑफिसेज को हमने रिजाइन कर दिया। लोगों ने टैक्स पे करने से मना कर दिया, कहा नहीं, नॉन कॉपरेशन, अगर जेल ले चलना है ले चलो। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट साथ में चलता रहा। खिलाफत मूवमेंट तो बीच में मैंने कहा एंड होगा, पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या होगा? मैंने कहा ये एक मेजर सक्सेस था, एक बहुत सक्सेस था। कई हद तक हमने अंग्रेजों के छक्के छुड़वा दिए थे। सही सुन रहे हो, अंग्रेजों की हालत खराब थी कई फील्ड्स में, बट मैं कहता हूं ना कहीं एक ऐसा मोड़ आया कि जब खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने खुद सस्पेंड कर दिया। और एक ऐसा इंसिडेंट जो हिस्ट्री में चौरी चौरा इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। सर ये चौरी चौरा क्या है? हाँ, चौरी चौरा एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा विलेज एरिया है गोरखपुर के पास। हाँ, गोरखपुर नाम का शहर है यूपी में, उसके पास एक छोटा सा शहर है चौरी चौरा। तो यहां पर एक बड़ी घटना घटी, बस गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर दिया। तो क्या थी वो घटना? फरवरी का दिन था। जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश सिपाहीज थे, वो इंडियंस को बहुत मार रहे थे, बहुत रिप्रेसिव मेजर्स लगा रहे थे नॉन कॉपरेशन का विरोध करने के दौरान। हां, बहुत ज्यादा उनको मार पीट रहे थे। एक लार्ज क्राउड, लगभग 3000 प्रोटेस्टर्स एकजुट हो गए चौरी चौरा नाम की प्लेस में, और उन्होंने क्या किया? पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया। 3000 पीपल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। हां, 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव। गांधी जी जो कि सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जो कि नॉन वायलेंस चाहते थे, उन्होंने तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया। इस तरह से यह मूवमेंट अचानक क्या हो गया? बंद हो गया। आपको यह बता दूं कि इसका जो देश के बड़े लीडर्स थे उन्होंने बहुत विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस तो एकदम गांधी जी से नाराज हो गए। उन्होंने सख्त मना किया कि कोई बात नहीं, अब छोटे छोटे देशों में ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। हाँ, मतलब उन्होंने इस इंसिडेंट को इग्नोर करने के लिए गांधी जी को कहा, पर गांधी जी नहीं माने, और नतीजा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी की चलती थी, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। शायद अगर ये मूवमेंट सस्पेंड ना होता तो मुझे लगता है हम लोग उसी दौरान में ही, यस, अप्रोक्सीमेटली 1925 तक हम आजाद हो चुके होते। हाँ, अंग्रेजों की बड़ी स्थिति खराब थी हमारे देश में, क्योंकि वो हमारे बिना हमें रूल ही नहीं कर सकते हैं, और हम ही क्या करते हैं? उनके तलवे चाट रहे थे। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हाँ मेरे रॉक स्टार्स ऑफ ISC ह्यूमैनिटीज, ये चैनल डेडिकेटेड चैनल है, आपका चैनल है, और बस चाहिए मुझे थोड़ा सा प्यार, क्योंकि सबसे कम व्यूअर्स हैं इस चैनल के लिए, और क्योंकि ह्यूमैनिटीज में लिमिटेड स्टूडेंट्स है। अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, बताइए हाउ विल आई बी इंटरेस्टेड, हाउ विल आई बी, थोड़ा खुशी मिलती है जब आप सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। प्लीज डू दैट, एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। याद रखिएगा कि हम नए और बेहतर कंटेंट लाएंगे, सिर्फ मुझे चाहिए आपका सपोर्ट। सो बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू।